हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर जो 27 है उसको मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। इसको आप लगा लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और भी मैं सेट का वीडियो बना चुका है, वो भी देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स का भी वीडियो है, मंथली करंट अफेयर्स का भी है, उसका भी वीडियो है, देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी है और ऑनलाइनर भी है। तो ऑब्जेक्टिव का तो अभी 2 वीडियो है और हम उसको भी डालेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करे बिना मत जाइए चैनल से, ऐसे ही आप लोग वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा हेल्प हमें भी करिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरा फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में एक और वन्य जीव अभयारण्य है, ऐसे तो बहुत है लेकिन और एक महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं कि दिबांग एक जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट देंगे हम प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किस में परिवर्तित होता है। तो यह परिवर्तित हो जाता है आपको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। कौन सा जो अधिकार है वो राजनीतिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो निर्वाचित होने का अधिकार होता है वो राजनीतिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। तो कौन है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट देंगे हम संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है। संघीय सरकार का जो मुख्य लाभ है वो क्या है? तो यह क्षेत्रीय स्वायत्त के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, मतलब पूरे राष्ट्र को एक समान लेकर चलता है संघीय सरकार में। और जो संघीय ढांचा है भारत में वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है आपको कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और किससे? और भारत के जो संविधान है उसमें अधिकतर किस अधिनियम से लिया गया है। तो भारत शासन जो अधिनियम 1935 है उससे अधिकतर भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम मिलान करना है अमजद अली खां जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अमजद अली खां आपको सरोद वादक है। दूसरा है अली हुसैन किससे संबंधित है। तो अली हुसैन आपको शहनाई वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया यह किससे संबंधित है। तो ये बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। अल्लाह रखा खां यह तबला वादक हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो पहला का 2 दिया है, तो 2 ऑप्शन 2 में है। और उसके बाद अली हुसैन शहनाई वादक। तो 2 4 एक ही ऑप्शन में शुरुआत में मिल गया ऑप्शन सी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम तीन मंदिर शिवाडाल, विष्णुडाल और देवीडाल असम के किस जगह पर स्थित है। तो यह असम के जो शिव सागर है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देंगे विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। विषाणु द्वारा मनुष्य में कौन सा होता है रोग। तो यह इन्फ्लुएंजा होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। नेक्स्ट देंगे हम ट्रेडमार्क निम्नलिखित की तरह परिभाषित होता है। ट्रेडमार्क जो है किसकी तरह परिभाषित होता है। तो अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान मार्क होता है। आप पढ़े होंगे, एक होता है ट्रेडमार्क होता है, एक होता है हॉलमार्क और एक होता है इको मार्क। तो ट्रेडमार्क मतलब कोई वस्तु उत्पादन कर रहा है, हम क्या करेंगे उसी वस्तु को दूसरे तरीके से उत्पादन करेंगे ताकि हमारा जो सेल हो अधिकतर हो। और एक होता है हॉलमार्क किस पर दिया जाता है। तो सोना पर, जो ज्वेलरी होता है उस पर दिया जाता है। और एक होता है इको मार्क किससे संबंधित है। तो वस्तुओं को पर्यावरण के अनुकूल के लिए इको मार्क दिया जाता है, तो मतलब ये जो वस्तु है पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट देंगे हम क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है। तो यह जनन विज्ञान से संबंधित है। और क्लोनिंग के पिता किसे कहा जाता है।
तो क्लोनिन के पिता आपको यान बिलमिट को कहा जाता है। किसे? यान बिलमिट को। नेक्स्ट देंगे हम। नेक्स्ट में बीमारी दिया है और फसल, मतलब कौन सी बीमारी किस फसल से संबंधित है, मिलान करना है। तो ये देखते हैं। ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट किससे संबंधित है? तो गेहूं में होता है स्टेम रस। स्टेम रॉट किससे होता है? स्टेम रॉट तो यह होता है आपको चावल में। वाइट रस्ट, वाइट रस्ट किस में होता है? तो यह सरसों में होता है। आप देखे होंगे सरसों का जो पत्ता होता है उजला उजला हो जाता है, तो वही बीमारी है। 4 नंबर में है डी में अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट किससे संबंधित है? तो अर्ली ब्लाइट आलू से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन बी में राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है, मतलब कौन सा कथन मुख्य इसमें है? तो इसका जो आंसर होगा कि इन्होंने प्रशासन में एकरूपता, सभी धर्मों के बीच स्वभाव स्थापित करने का प्रयास किया था। इन्होंने मतलब सभी धर्मों को एक साथ लाने का इन्होंने, अकबर ने प्रयास किया था। और अकबर का कार्यकाल पूछेगा कब से कब था? तो अकबर का कार्यकाल आपको 1556 से 1605 था। क्या था? 1556 से 1605 इनका कार्यकाल था। इन्होंने दास प्रथा के अंत कब किया था? तो 1562 में दास प्रथा अंत। उसके बाद आपको तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। कब? तीर्थ यात्रा कर आपको 1563 में समाप्त किया था अकबर ने। उसके बाद इबादत खाना की स्थापना कब किया था अकबर ने? तब 1575 में इबादत खाना। उसके बाद जब मजहर की घोषणा इन्होंने किया था, कब किया था? तब मजहर की घोषणा 1579 में किया था। और दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों को एक साथ बुलाया जाता था, इसकी दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था? तो इसको 1582 में हुआ था, किया था। कब? दीन इलाही की स्थापना 1582 में। और इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण करवाया था। वो किस लिए? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इन्होंने कराया था। और इनके काल को क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। एक और इन्होंने कार्य किया था, वो क्या किया था कि जजिया कर की समाप्ति की थी। जजिया कर की समाप्ति इन्होंने कब किया था? तो जजिया कर की समाप्ति 1564 में। कब? 1564 में जजिया कर की समाप्ति किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। मैं क्वेश्चन इसमें बहुत बोल दिया हूँ, थोड़ा वीडियो को पूछ करके आराम से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम रासलीला। रासलीला या वो संग लाई चराइयोबा त्यौहार किस राज्य का है? तो किस राज्य का त्यौहार है? तो यह मणिपुरी लोगों का त्यौहार है। और एक मणिपुर में मनाया जाता है गान नगाई त्यौहार, ये भी मणिपुरी लोगों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम फंजाई जगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करिए, मतलब इसमें कौन सही है, मतलब कवक के बारे में इसमें कौन सही दिया है उसको देखेंगे हम। बोल रहा है कि इस जगत के जीव मृतजीवी होते हैं, तो ये सही है। कवक मतलब मृतजीवी होते हैं। इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं, तो ये भी सही है। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है, तो ये भी सही है। मतलब 1 2 3 सही है। नेक्स्ट देंगे हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम 1857 की क्रांति, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था आपको सैनिक को ग्रीस लगे कारतूस की आपूर्ति, मतलब चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति के कारण सैनिकों ने विद्रोह किया था। जिसमें प्रथम मतलब ऐसे तो बहुत सैनिक मारे गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण कौन थे? तो जो आपको मंगल पांडे थे, उन्हें फांसी दी गई थी, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। इनको पहली मतलब इनको सैनिकों में फांसी दिया गया। किसे? मंगल पांडे को, क्योंकि इन्होंने अपने कमांडर को ही गोली मार दिया था। और चर्बी में क्या मिलाया जाता था? तो गाय और सुअर के जो चर्बी होता है उसी को जो गोली होता है गोली में लगाया जाता था, उसको मुंह से खोल करके और भरना होता था एनफील्ड राइफल में। इसीलिए जो सैनिक थे उसमें सैनिक हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, तो वो लोग दोनों ने विरोध किया, इसीलिए यह 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देंगे हम
निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो सबसे प्राचीन पर्वत आपको अरावली है। कौन है? अरावली। और इसमें 1857 की जो क्रांति हुआ था उस वक्त जो भारत का मतलब गवर्नर था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और उस वक्त जो ब्रिटेन के पीएम थे वो कौन थे? तो लॉर्ड पमस्टन थे। कौन थे? पमस्टन ब्रिटेन के पीएम थे। और ये जो 1857 की क्रांति हुई इसके जांच के लिए एक कमीशन मतलब नियुक्त किया गया था। वो कौन था कमीशन? तब पील कमीशन जांच के लिए इसके आया था। और जो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के भारत के गवर्नर जनरल थे। जब 1857 की क्रांति हुआ तब भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन क्रांति जब समाप्त हुआ तो उसके बाद इनके जो पद नाम है भारत के गवर्नर जनरल उसको बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, जिसके चलते भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ते लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी क्वेश्चन ध्यान पर रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से होती है। सिंधु घाटी की पहचान किससे होती है? तो नगर नियोजन प्रणाली के से होती है। नेक्स्ट देंगे हम बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे। किसके विरोध थे? तब ब्राह्मण के रिवाजों और औपचारिकता के बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? तब विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे देखे होंगे घर पर तो सभी के मोटर होगा, वो क्या करता है? विद्युत लेता है और घूमता है तो किस कौन सा ऊर्जा हो गया? तो वो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लिया जाता है? तो ग्लूकोज लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन भारत में आपको कहाँ पाया जाता है? तो यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा। मतलब मानव जीवन में जो भ्रष्टाचार है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो निजी संपत्ति के उन्मूलन करके, मतलब निजी संपत्ति जो है उनका उन्मूलन करके हटाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर विवाद देखे होंगे आप संपत्ति के लिए ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था न्यूटन ने। किसने कहा था? न्यूटन ने। नेक्स्ट देखेंगे हम कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा बढ़ती है निम्नलिखित के द्वारा। किसके द्वारा बाधा बढ़ती है? तो निरक्षरता के कारण बाधा बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या था? तो इसमें पूछ रहा है कि मुख्य चुनौती क्या था स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद जो मुख्य चुनौती था, ऐसे तो सभी था, गरीबी का उन्मूलन भी था, पर्यावरण संरक्षण था और शांति बनाए रखना। मतलब ऐसे तो इसका आंसर सभी भी होगा, लेकिन इसमें जो आंसर दिया था वो शांति बनाए रखना दिया था। क्या था? नहीं, आंसर इसमें सभी होगा। सॉरी, इसमें आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। गरीबी का उन्मूलन भी था, पर्यावरण संरक्षण भी था और शांति बनाए रखना भी था। नेक्स्ट देंगे हम हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? हर्षवर्धन के राज्यकाल में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित था? तो इसके राज्यकाल में सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपको नालंदा में स्थित था। नेक्स्ट देंगे निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो आप देखे होंगे जो बबूल का पेड़ है यह वहाँ उगता है जहाँ पानी की कमी होती है, जैसे रेगिस्तान में बबूल का पेड़ उगता है। नेक्स्ट देंगे हम विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में आपको लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देंगे हम रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देंगे सिंधु, गंगा एवं जमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया था। किसने लाया था? तो यह लाया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने
पश्चिम से लेकर पूरा पूर्व तक बहुत क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो लेवी शुल्क है। क्या है? लेवी शुल्क। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन करिए। तो इसमें भारत में अधिकतर विषधर सांप कौन पाए जाते हैं? तो नाग पाया जाता है, करैत पाया जाता है, दुबोइया और अफाई पाया जाता है। नेक्स्ट देंगे हम, सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण क्या है? तो सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे जो आवश्यक लक्षण है वो है आपको विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, बोगीबील सेतु किस राज्य में स्थित है? बोगीबील सेतु जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। नेक्स्ट देंगे हम, वायरस दिया है, इसमें बीमारी दिया है, और बीमारी जो होता है वो किसके कारण होता है? कौन सी बीमारी किसके कारण होता है? तो आइए उसको मिलान करेंगे हम, सार्स। सार्स किसके द्वारा होता है? तो सार्स आपको वायरस द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणु द्वारा होता है। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो कवक या फंजाई द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देंगे हम, एमीसेट क्या है? एमीसेट क्या है? तो एमीसेट जो है वो एक सैन्य उपग्रह है। क्या है? सैन्य उपग्रह है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है प्रतिवर्ष आपको वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देंगे हम, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? तो सर आयर कूट ने हराया था। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि जो आप सेट लगा रहे हैं उसके बाद आंसर मिलाइएगा तो आपको टाइम मत न लगे। नेक्स्ट देंगे हम, एक थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात 38:5 है। यदि 6 और लाल गेंद थैले में डाल दी जाए तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 8:3 हो जाता है। तो थैले में हरी गेंद कितना है? तो कुछ नहीं करना है, आपको 38x लेना है। तो 38 इसमें क्या दिया है? तो लाल गेंद, तो इसमें 6 गेंद और मिला रहा है तो 6 + 6 कर देना है, और बटा में कितना? तो बटा में 5x कर देना है, और बराबर में अनुपात कितना हो रहा है मिलाने के बाद? तो 8:3 हो रहा है, तो 8/3 कर देंगे। इतना सॉल्व करिएगा तो आपका जो x का मान है, सॉल्व करने के बाद आपको x का जो मान है वो कितना आएगा? तो वो आएगा आपको x का मान 18/74 आएगा। कितना आएगा x का मान? 18/74 आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हरी गेंद कितनी है, तो यहाँ पर हरी गेंद कितना है? तो हरी गेंद 5 है। कितना है? 5 है। कुछ नहीं करना है, बस 5 से गुना कर देना है। 5 से गुना करेंगे तो पहले तो इसको कटा दीजिएगा कि 9 दूनी 18 और 37 दूनी 74 कटाइएगा, और उसके बाद आपको आ जाएगा आंसर क्या? तब 45/37, 45/37 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा कैसे हम बनाए हैं, और आप अपने से कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है, और एक होता है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है उसका मतलब। नेक्स्ट देंगे हम, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तूफानी जो चालीसा क्या है? तो ये तूफान है, मतलब हवा है। जैसे आप देखे होंगे हम लोगों के क्षेत्र में जो गर्मी के दिनों में जो हवा चलता है उसको तब तूफानी चालीसा, मतलब जितना डिग्री पर आता है उसको 40 डिग्री पर आएगा तो तूफानी चालीसा, 50 डिग्री पर आएगा तो तूफानी 50 कहा जाता है। चिकता साठा उसी का नाम है। तो इसमें उसके बारे में हमें देखना है कि इसमें कौन कौन दिया है सही, राइट कौन दिया है। तो ये देखते हैं, कह रहा है कि ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है तो नहीं, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता के साथ बहती है तो ये राइट है। नेक्स्ट देंगे हम, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होता है तो ये सही है। नेक्स्ट देंगे, मेघाच्छादन, आकाश वर्षा और
खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया है, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है? इसमें जो दिया है कौन त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं है, लेकिन जो फास्फोरिक अम्ल है यह त्रिक्षारकीय अम्ल है। नेक्स्ट देंगे हम, पक्षमाभी पेशियों में धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने का कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो इसके कारण जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वो है जरा दृष्टि दोष। कौन? जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट देंगे हम, पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो आपको क्यूबा की मुद्रा है और इसमें एक निकट दृष्टि दोष दिया है और एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपको क्या होता है? तो निकट में निकट का ही दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक दिया है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होगा कि दूर का ही दिखाई देगा और नज़दीक का जो है दिखाई नहीं देखा। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि निकट कितना अक्षर का है? तो 3 अक्षर का। तो अवतल कितना अक्षर का होता है? 4 अक्षर का। तो निकट के लिए 4 अक्षर वाला, और दूर जो है दो अक्षर का है तो दूर, और उसके बाद उत्तल होता है 3 अक्षर का, तो दूर के लिए उत्तल एक अक्षर बढ़ाकर बोलना है। नेक्स्ट देंगे हम, इसका तो क्यूबा हो गया। पेसो कहाँ की मुद्रा है? तो क्यूबा का है। उसके बाद मैथ आ गया। तो आइए हम लोग बनाते हैं और अच्छा से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मैथ बड़ा दिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बनाइएगा तो बहुत हल्का है। दिया है कि एक्स वाई और एक व्यवसाय, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया और वाई ने 10,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6,000 रुपये के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में 9660 रुपये का लाभ हुआ, तो जेड का हिस्सा पूछ रहा है। तो एक्स ने कितना मिलाया है? तो इसमें 8,000 मिलाया है। कितना दिन के लिए मिलाया है? तो 3 साल के लिए। तो 3 साल को हम क्या करते हैं, माह में बदल देते हैं, तो 36 माह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेशियो दे देना है। उसके बाद बी कितना मिलाया है? तो बी मिलाया है 10,000। कितना? 10,000। और इसको भी, ये भी 3 साल के लिए है, तो ये 36 माह हो जाएगा इसका। उसके बाद जो जेड है वो कितना मिलाया है? तो वो मिलाया है आपको 6,000। कितना? 6,000। लेकिन वो आया कब? 6 महीने बाद आया है। तो 36 महीना में 6 महीना घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब हम घटाएंगे, ये 6 से पहले तो 3 0 सब में कटेगा। उसके बाद ये 6 कटा, 6 से 6 बार में 36, फिर ये 6 बार में 36, फिर ये 6 कटेगा, ये 6 कटेगा और ये भी 6 कटेगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना? बचेगा 5। तो इधर बचा है, ये 8 बचा है। 8 अनुपात यहाँ पर 10,000 पर 4 जीरो था, तो 3 जीरो तो कट गया, तो 1 जीरो बचा है, मतलब 10 बचा है। उसके बाद क्या बचा है? तो उधर 5 बचा है, जेड का 5 बचा है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 10 8 18 5 23 है। और टोटल जो लाभ है वो कितना लाभ आ रहा है? तो 9660 रुपया लाभ आ रहा है। और ये जो बराबर है किसके? 23 के बराबर है। तो हमें निकालना है, पूछ रहा है कि जेड का हिस्सा कितना है, मतलब लाभ में। तो जेड का रेशियो में कितना वैल्यू आया था? 5 आया था। तो अगर 23 से कटाएंगे, 23 से कटाएंगे तो आपको 23 चौके 92, 23 दूनी 46, मतलब 420। अगर आप 420 गुने 5 करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 2100 आएगा। आप गुना कर लीजिएगा, उतना तो आपको आता होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेनिसोजन को एंटीओटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम कौन सा है? तो ये आपको रेनिन एंजाइम है। कौन है? रेनिन एंजाइम है, जो दूध को पचाता है। जो आप दूध पीते हैं वो उसको कौन पचाता है? तो रेनिन एंजाइम पचाता है। और ये 12 वर्ष के बाद आपको जो मनुष्य होता है उसके शरीर में 12 वर्ष के बाद इसका जो स्राव होता है, स्राव उसका कम हो जाता है। और यह रक्त दाब को भी नियंत्रित करता है। कौन? रेनिन एंजाइम।
बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी माँ का दूध पीते हैं, तो इसलिए उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है दूध को पचाने के लिए। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित वंशों में कौन सा कला के गंधार से संबंधित है? गंधार घराने से संबंधित है। जो कुषाण कला है वो गंधार घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, नेक्स्ट मैथ आ गया, वो भी आइए हम बनाते हैं। बोला है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, तो एक साल पहले पूछ रहा है, मतलब वर्तमान में वो कितना दिया है? 1,85,220 दिया है और वर्तमान में पूछ रहे हैं, तो ये वर्तमान में नहीं, सॉरी, ये पूछ रहा है एक वर्ष पहले का। तो ये 5% है, उसको अगर फ्रैक्शन में निकालिएगा, 5 परसेंटेज का नीचे लेगा तो कितना उसका आएगा? तो उसका आएगा 1/20 आएगा। तो वृद्धि बोला है ना कि मतलब प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रहा है, तो ये आएगा कितना? 21/20 आएगा, वो आपको मालूम होगा। तो इसको 21/20 से गुना नहीं करना है, हमें उल्टा करना है, क्योंकि एक साल पहले बोल रहा है, तो इसीलिए 20/21 से गुना कर देंगे। 20/21 से गुना कर देंगे तो आपको कटाने के बाद जो ऑप्शन नंबर बी है 1764, मतलब 1,76,400 एक साल पहले उसका उस शहर की जनसंख्या था। गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपको, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान को पर रोक लगाई थी? हर्षवर्धन का जो अभियान था दक्षिण में जा रहा था, मतलब पूरा उत्तर जीत लिया था, दक्षिण भारत इसका जो अभियान था उसको किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने आपको नर्मदा नदी के तट पर इसके रोका था, मतलब इसे युद्ध किया था। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो जो औरंगजेब था यह अधिकतर युद्ध करने में ही व्यस्त था। और इसका कार्यकाल कब था औरंगजेब का? तो 1658 से 1707 था। क्या था? 1658 से 1707 इसका कार्यकाल था। और इसने 1685 में बीजापुर को जीता था और 1687 में गोलकुंडा को जीता था। किसे? 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीता था इसने। और एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारी किस मुगल सम्राट के समय थे? तो औरंगजेब के समय ही सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे। नेक्स्ट देंगे हम, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू किया गया था? तो कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू किया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। नेक्स्ट देंगे हम, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम कृषक आंदोलन आपको चंपारण में प्रारंभ हुआ था। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में। और कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 में नील कृषक के विद्रोह में अंग्रेजों ने लागू किया था कि आपको 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है, इसीलिए इन्होंने विरोध किया था उसका। और इससे क्या होता था? तो नील की खेती से जो खेत की है उर्वरता कम हो जाती थी, उस पर कुछ बंजर मतलब भूमि हो जाता था, इसीलिए किसानों ने विद्रोह किया और इसमें भाग लिए थे कौन? तो महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट देंगे, रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला था? तो रूसों के अध्ययन से किसे महान योगदान मिला था? तो महान योगदान आपको फ्रांसीसी क्रांति को मिला था। और फ्रांसीसी क्रांति पूछता है क्वेश्चन कि कब हुआ था? तो 1789 याद रखेगा, मतलब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, 1789। नेक्स्ट देंगे हम, एक कपड़ा की दुकान से 15 ने काली पोशाक, 15 ने लाल पोशाक और 20 ने नीली पोशाक खरीदी। 2 ने तीनों रंगों की पोशाक खरीदी और 8 ने कम से कम 2 रंग की पोशाक खरीदी। तो कितने ग्राहकों ने केवल 1 रंग की पोशाक खरीदी? तो टोटल जोड़ेंगे तो हम कितना होगा? तो 15 15 30 और 20 50 होगा। और 2 कम, और जो बोला है कि कम से कम 2 ने 8 खरीदी, तो कितना है कलर? तो 3 कलर है। और 3 ने कितना खरीदा है? तो 2, मतलब जो 2 रंग है, मतलब 2 जो कपड़ा है, 2 लोग है, उन्होंने तीनों रंग का किना है, तो सभी में ले घटा देंगे। 3 लोग है तो 8 8 खरीदा है, 2 2 रंग का,
तो 8 रट में ले तो 36 18 हो जाएगा। तो उसी को हमें सिर्फ घटा देना है। 18 को घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आंसर आएगा, तब 32 हमारा आंसर आएगा, जो राइट होगा वो समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट देंगे हम, गैल्वेनाइज्ड लोहे बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है। तो लोहे पर किसका लेप किया जाता है, तो जिंक का लेप किया जाता है, जिससे लोहा में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसमें आंसर तो गड़बड़ दिया है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है एक्स भी है और परावैंगिक किरण भी है, मतलब दोनों ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसमें ऑप्शन ये दोनों होगा राइट। नेक्स्ट देंगे हम, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाता है, तो यह अपघटक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ आ गया, तो आइए उसको भी हम बनाते हैं। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्टोरेंट और मॉल जाने में उपयोग करती है। उसके बाद शेष 40% खर्च घर के खर्च पर, मतलब शेष 40% वो घर के खर्च में उपयोग करती है, और 45% का बचत करती है। तो 15% और 40 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 55 45 100% तो अब उसका खर्च हो गया सब। और पूछ दिया है फिर कि एक महीने में वह घर पर रुपये 40,000 रुपये रखती है, मतलब 40,000 की बचत करती है। सॉरी, बचत नहीं करती है, बोला है कि वह यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये करते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज में कितना कर रही है, 40%, और रुपये में 40,000। तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान दिया है, क्योंकि जो 40,000 है वो 40% का ही वैल्यू दे दिया है। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, 100% का मान निकालना है। कितना, 100% का मान, मतलब टोटल उसकी आय निकालना है। लेकिन ये जो आय निकालिएगा तो ये मंथली आएगा। अब पूछा है क्या, वार्षिक पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। एक वर्ष में 12 महीने होता है, तो 12 से सिर्फ भाग लगा देना है। तो 0 से 1 0 कटेगा यहाँ पर, और 4 से 4 कटेगा, तब 12 पर 5 0, 12 पर 5 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में राइट दिया है। नेक्स्ट देंगे हम, सच्चर समिति गठित की गई थी। सच्चर जो समिति है वो किस लिए गठित की गई थी, तो देश में मुसलिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए की गई थी। नेक्स्ट देंगे हम, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मतलब एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। तो एडीबी का मुख्यालय आपको मनीला, फिलीपींस में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। नेक्स्ट देंगे हम, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो वन संरक्षण से है। इसमें मतलब कौन सत्य है हमें चुनना है, कि मतलब कौन ऑप्शन सही दिया है और कौन गलत दिया है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, तो ये सही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में हुई, नहीं, ये कहाँ हुआ था, तो इसकी शुरुआत आपको उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। और 3 में दिया है कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, तो ये सही है, क्योंकि कब हुआ था, चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी में राइट दिया है। नेक्स्ट देंगे हम, मराठा काल में चौथ से क्या आस है। मराठा काल में चौथ क्या था, तो एक कर था जो मराठा किस पर लेते थे, तो उस क्षेत्र पर लेते थे, कि मतलब हम आपके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसके लिए आप हमें कर दीजिए। नेक्स्ट देंगे हम, काली मुद्रा क्या है, तो काली मुद्रा, इसमें ऑप्शन देखिए एग्जामिनर का किया है, आपको जो उगाने के लिए दिया है कि पहला में अवैध मुद्रा है। ये भी कितना स्टूडेंट मार्कर निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी में दिया है कि यह अवैध आय है जिसका आय कर नहीं दिया जाता है। तो जिस जो पैसा का आप टैक्स नहीं देते हैं तो ये क्या होता है, तो ब्लैक मनी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम, उत्पाद शुल्क क्या है। उत्पाद शुल्क क्या है, तो उत्पाद शुल्क जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट देंगे हम, सबसे गहरा मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसका गहराई कितना है, तो 11,033 मीटर। कितना, 11,033 मीटर इसका गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितना है, तो यह 62 वर्ष है। कितना है, 62 वर्ष है। और यह किस अनुच्छेद में है उच्च न्यायालय, तो 214 में है। और 231 के तहत, जो अनुच्छेद 231 है उसके तहत 2 राज्यों का एक ही मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक ही न्यायालय हो सकता है। नेक्स्ट देंगे हम, भारत में कौन सेब का सर्वाधिक उत्पादक है, तो भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है, उसके बाद हिमाचल करता है, उसके बाद उत्तराखंड करता है। नेक्स्ट देंगे हम, दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है।
दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो जो दक्षिणी सूडान की राजधानी है वो कहाँ है? तो इसकी राजधानी जुबा है। कहाँ पर? जुबा है। और दक्षिणी सूडान के बारे में आप क्वेश्चन एक सुने होंगे कि ये संयुक्त जो यूएन है, यूएन का 193वां सदस्य कौन बना था? तो दक्षिणी सूडान ही बना था। कौन? दक्षिणी सूडान ही यूएन का 193वां नंबर का सदस्य बना है। नेक्स्ट देखें, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्वेथिलिंग कप का संबंध किससे है? स्वेथिलिंग कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको टेबल टेनिस है। किससे? टेबल टेनिस से स्वेथिलिंग कप का संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस जो बी होता है वह पीलिया रोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं? तो कौन सी जो तरंगे है ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगे है वो ध्रुवित नहीं किया जाता है। यह निर्वात में ध्वनि जो होता है निर्वात में गमन नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, घासीराम कोतवाल किसकी रचना है? घासीराम जो कोतवाल है यह किसकी रचना है? तब विजय तेंदुलकर का रचना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो लैक्टिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो नहीं, लैक्टिक अम्ल दूध में मतलब दूध से दही बनता है किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल दूध में नहीं पाया जाता है या नींबू में पाया जाता है। इसका आंसर उसमें दिया, ये उल्टा दिया है, लैक्टिक अम्ल दूध में और साइट्रिक अम्ल नींबू में। सैलिसिलिक अम्ल तेल में, इसमें भी नहीं पाया जाता है। टॉट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे हम, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बिहार में पूर्णिया और कटिहार में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं? तो ये ध्यान रखिए, अनुसूचित जाति के लिए बोल रहा है। तो बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है, तो 38 सीट होगा अनुसूचित जाति के लिए। अगर अनुसूचित जनजाति लगा देगा तो जनजाति के लिए आपको 2 सीटें हैं। कितना है? 2 सीटें हैं जनजाति के लिए। और लोकसभा में पूछेगा कि अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। कितना? 47 है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देंगे हम, जठर रस का पीएच मान होता है। जठर रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 1.8 होता है। कितना? 1.8। और जो पीएच स्केल है उसकी खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 में सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। नेक्स्ट देंगे हम, निम्न में कौन शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। कौन है? अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखेंगे हम, और इसको बाह्य ग्रंथि भी कहा जाता है। जो अग्नाशय ग्रंथि है इसको बाह्य ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में से किसके अध्ययन में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था? तो किसके अध्ययन में पंचांग सुधार समिति का गठन किया गया था? तो यह मेघनाथ साहा की यहाँ पर अध्यक्षता होगा, मतलब अध्ययन दिया है तो उनके अध्ययन में। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपको 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो ये कब तक किया गया है? तो 2047 तक है। और भी भारत का लक्ष्य है 2047 तक। क्या क्या? तो ऊर्जा स्वतंत्र करने का कब तक लक्ष्य है भारत को? 2047 तक। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उत्सर्जन उसको 80% तक कम करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक ही है। नेक्स्ट देंगे, हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण 1.2 अरब डॉलर में कर लिया गया। हाइफा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह आपको इजराइल में स्थित है। कहाँ पर? इजराइल में। नेक्स्ट देंगे हम, फरवरी 2023 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला नया देश कौन बना है? तो इसमें नया देश बना है कांगो गणराज्य। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना आपको 2015 में हुआ था। कब? 2015 में हुआ था। और किसके मतलब कहने पर हुआ था? तो जो
जापान के पीएम है, जापान नहीं, इसका जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। कहाँ पर? पेरिस में। नेक्स्ट देंगे हम 56वां ज्ञानपीठ विजेता नीलमणि फुकन किस भाषा से संबंधित कवि है जिनका हाल ही में निधन हुआ गया है? ते असमिया भाषा से संबंधित है। और उसके बाद जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी दिया गया है। किसको दिया गया है? तो कोंकणी भाषा से संबंधित है। कोंकणी भाषा में दिया गया है। किसे? दामोदर मोजे को दिया गया है। नेक्स्ट देंगे कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक 2023 दिया गया है? तो 3 भारतीय सैनिकों को दिया गया है। नेक्स्ट देंगे हम संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? मतलब COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2023 में हुआ यूएई दुबई में इसका आयोजन हुआ। और इसके बाद जो इसके पहले हुआ था, इसके बाद COP27 भी हुआ था। तो आइए नेक्स्ट देखेंगे हम स्क्वैश विश्व कप 2023 खेल की मेजबानी भारत के किस शहर में हुई? तो स्क्वैश का आयोजन भारत के आपको चेन्नई में हुआ। कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट देंगे हम हाल ही में तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में 9 वर्ष की शुरुआत का महोत्सव लोसार महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो लोसार जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लद्दाख में। एक होता है लोसार त्यौहार होता है, ये लोसार महोत्सव है। लोसार महोत्सव पूछेगा तो लद्दाख। और एक होता है लोसार त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और एक होता है लोसांग होता है। तो लोसांग जो होता है वो सिक्किम में होता है। लोसांग सिक्किम में, और लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में, और लोसर महोत्सव लद्दाख में। ये ध्यान रखिएगा तीनों क्वेश्चन। वीडियो को पुश करके अच्छा से सुन लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही नाम है और थोड़ा सा का फेर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो बेल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देंगे हम ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ब्रिक्स एनडीबी के नया अध्यक्ष आपको कौन बने हैं? तो मार्कोस ट्राइजो बने हैं। कौन? मार्कोस ट्राइजो बने हैं। नेक्स्ट देंगे हम फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनल मेसी। और महिला में पूछेगा तो महिला में एलेक्सिया पुटेलस है और पुरुष में लियोनल मेसी है। और 2026 में जो फीफा का फुटबॉल जो कप है उसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो उसका आयोजन आपको अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट देंगे हम हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस है। कौन? विक्रम एस है। नेक्स्ट देंगे हम किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ मिलकर शहरी शीतल कार्यक्रम विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके लिए किसने हस्ताक्षर किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। और पहला ड्रोन जो पुलिस अकादमी है उसका गठन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु में ही हुआ है। नेक्स्ट देंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया भर में पहली बार विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व समुद्री जो घास दिवस है वह 1 मार्च को मनाया जाता है। कब? 1 मार्च को। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में भारत के तीसरे मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो थे आपको अजीज मुसब्बर अहमदी। और अभी तक 3 मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पहले थे एम हिदायतुल्ला, उसके बाद मिर्जा हमीदुल्ला बेग, और तीसरे नंबर पर थे अजीज मुसब्बर अहमदी थे। और हाल ही में वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के? तो DY चंद्रचूड़ हैं जो 50वें क्रम के हैं। और प्रथम कौन थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो हीरालाल जेकानिया प्रथम थे और वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट देंगे हम संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान वार एंड मूवमेंट पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो आपको डॉक्टर M.A. हसन है। कौन? डॉक्टर M.A. हसन है। नेक्स्ट देंगे हम
किस राज्य ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन आपको जो आने वाला है कि बिरसा मुंडा तो सभी जानते हैं कि कहाँ गए हैं, झारखंड से, और ऑप्शन ए में दिया है जो सभी लोग मारेंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देंगे हम, और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में क्वाड देश के प्रमुख नेताओं का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में हुआ है। और इसका जो एक सैनिक अभ्यास है वो कौन है? तब मालाबार सैनिक जो अभ्यास 2023 में है उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है। और क्वाड का जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसको शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री 2007 में ही दिए थे, लेकिन इसका स्थापना जो हुआ वो 2017 में हुआ। कब हुआ स्थापना? तो 2017 में हुआ, लेकिन 2007 में ही इसका विचार दिया गया था। और इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो इसमें यूएस मतलब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। कौन कौन? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। एक है और संगठन, उसको बोला जाता है पश्चिमी क्वाड है। उसमें कौन कौन है? I2U2 है। उस संगठन का क्या नाम है? I2U2 को पश्चिमी क्वाड बोला जाता है। I2 से आई से पहले हो जाएगा इंडिया, उसके बाद इजराइल, U2 में हो जाएगा यूएसए और यूएई। कौन कौन? भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये सेट समाप्त होता है। अच्छा से वीडियो को देख लीजिएगा, और थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच सके। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन भी मतलब ज़्यादा हम उसमें डिस्कस किए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक दोस्तों।